एवरीवन वेलकम टू ऑफिसर बिटिया वे डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। देखते हैं कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पसुवुला पंडुंगा। ये बेसिकली एक कैटल फेस्टिवल है। जैसे जलीकट्टू था तमिलनाडु स्टेट का, तो सिमिलरली ये आंध्र प्रदेश स्टेट का है। देखते हैं क्यों ये न्यूज़ में है एंड क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं। ये जो कैटल फेस्टिवल है इसको ऑब्जर्व किया जाता है हर साल ऑन द थर्ड डे ऑफ संक्रांति फेस्टिवल ड्यूरिंग कनुमा, ताकि जो लाइव स्टॉक्स हैं जैसे कैटल है और जो बफलोज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान से प्रे की जाती है ताकि उनकी ब्रीड भी इम्प्रूव हो सके। ये फेस्टिवल हेल्ड होता है रंगमपट विलेज ऑफ आंध्र प्रदेश। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, जब फेस्टिवल चल रहा था, यहाँ पर 30 लोगों को इंजरी हुई है। यहाँ पर पुलिस बुकिंग केसेस भी हुआ है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके खिलाफ यहाँ पर केस दर्ज किया गया है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्यों न्यूज़ में, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि फेस्टिवल है क्या, इसके मायने क्या है, एंड इसको हम कंपेयर भी करेंगे जलीकट्टू से। एक ओवरव्यू देखते हैं। ये जो फेस्टिवल है स्टार्ट होने से पहले इसमें जो काउज हैं, बुल्स हैं, उनको डेकोरेट किया जाता है। उनके हॉर्न्स पे ट्रॉफीज अटैच की जाती है एंड उसके बाद जो एनिमल है उसको एक नैरो रोड में से जाने को बोला जाता है थ्रू फील्ड्स, एंड इनके साथ में विलेजर्स होते हैं एक हर एक साइड पे। जो पर्पज़ है इस पर्टिकुलर स्पोर्ट का वो ये है कि जो ट्रॉफी अटैच्ड है बुल्स या फिर काउस के हॉर्न पे, उनको आपको लेना है। और इस टाइम पे मनी भी लगाई जाती है, बेटिंग भी होती है। 10,000 से 50,000 तक का इसमें प्राइज़ मनी भी है कि जिसने जो काऊ बुल के होन से ट्रॉफीज निकाल ली तो उसको प्राइज़ दिया जाएगा। एंड ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको वो प्राइज़ प्रोवाइड करते हैं जो ये होन पे अटैच होते हैं। अब कंट्रोवर्सी देखते हैं इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के अराउंड। जो विलेजेस है उन्होंने कहा है कि जो स्पोर्ट है, हम बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वायलेंट है, बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, क्योंकि इसमें एनिमल्स भी हार्म होते हैं और ह्यूमंस भी हार्म हो रहे हैं। बट जो दूसरे वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि जो कैटल है इस पर्टिकुलर इवेंट में टॉर्चर के शिकार होते हैं। उनको कॉन्स्टेंटली बीटिंग किया जाता है, उनको एकदम मार्च किया जाता है। तो एक तरह से हम उनका यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं कैटल्स का। और ये फेस्टिवल क्यों इतना ज़्यादा फेमस हुआ है? जब जलीकट्टू का इशू हुआ था 2016-17 में, उसके बाद से ही यहाँ पर जो जुडिशरी है उन्होंने बोला था कि एनिमल राइट्स का भी ध्यान रखना चाहिए जैसे कि ह्यूमन राइट्स का रखते हैं। तभी से ये जितने भी एक फेस्टिवल और था कम्बाला, दैट वाज बफलो से रिलेटेड, तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी बोला कि हमें एनिमल का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो इसीलिए जो ये पसुवुला पंडुंगा फेस्टिवल एक तरह से माइल्ड वर्जन माना जाता है जलीकट्टू फेस्टिवल का। लेकिन यहाँ पर भी एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, जिसकी वजह से दोनों का ही नुकसान हो रहा है। इसलिए दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें ध्यान रखना चाहिए, एंड इसी वजह से ये न्यूज़ में आया है। तो डिफरेंस देखते हैं बिटवीन पसुवुला पंडुंगा एंड जलीकट्टू। जैसे तमिलनाडु स्टेट में होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकल बुल्स की ब्रीड है, वहाँ पर ट्रेन किया जाता है कि कैसे फाइट करना है। एंड सिमिलरली जो रैम्पेंग विलेज है, जो ये आंध्र प्रदेश की विलेज है, वो डोमेस्टिक कैटल का यूज़ करते हैं, जो कि बेसिकली आप प्लोइंग में यूज़ करते हो, जो बेसिकली आपकी फार्मिंग फील्ड में यूज़ होती है, लेकिन इनको कोई ट्रेनिंग नहीं है। जो लोकल यूथ है, जो स्पेसिफिकली जो ट्रेन नहीं है बुल फाइटिंग में, वो बुल के साथ भागते हैं एंड प्राइज़ ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर जो हॉर्न है उसके ऊपर प्राइज़ अटैच है एंड विलेजर्स यहाँ पर फाइट कर रहे हैं टू गेट दैट प्राइज़। तो इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि माना ये जाता है कि जिस पर्टिकुलर पर्सन के पास ये प्राइज़ मिल जाएगा, जिसने वो स्नैच कर लिया फ्रॉम द हॉर्न ऑफ दैट बुल और काओ, वो प्रॉस्पैरिटी और प्राइड का निशान माना जाता है। एज अ कि अगर आपने ये ले लिया तो आपके घर में समृद्धि आएगी, और ये बहुत गर्व की बात मानी जाती है। इसलिए ये पर्टिकुलर फेस्टिवल ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट इंडिया यूएई कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो जो इंडिया है, यूएई ही है, उन्होंने एक CEPA दैट इज़ कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया है ड्यूरिंग अ वर्चुअल समिट। हाईलाइट्स देखते हैं। ये जो समिट है ये हेल्ड किया गया है बिटवीन द क्राउन ऑफ प्रिंस, जो वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं, दैट इज़ शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बीच में। जो दोनों लीडर्स हैं उन्होंने एक तरह से अपना कल्चरल हिस्टोरिकली बैकग्राउंड, जो रिच ट्रेडिशनल पास्ट है, उस पर असर्ट किया। उसके बेसिस पर ही हम कॉमनैलिटीज़ ढूंढते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में और अपनी फ्रेंडशिप को असर्ट करते हैं।
क्योंकि यूएई का 50th एनिवर्सरी है लेइंग ऑफ इट्स फाउंडेशन, जब वो बना था उसके 50 साल हो गए हैं, एंड इंडिया के 75 ईयर्स हो गए हैं अपने इंडिपेंडेंस से। इसलिए दोनों ही बायलैटरल कॉपरेशन के बारे में बात करेंगे एंड इंटरनेशनल और रीजनल इश्यूज़ के ऊपर भी बात करेंगे, जो दोनों ही कंट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्व रखते हैं। साइंस देखते हैं, साइनिंग ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इस समिट में जो दोनों लीडर्स हैं वो साइन करेंगे सीपा को, जहां पर नेगोशिएशंस होंगी जो लॉन्च की गई थी 2021 सितंबर में। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एंगेजमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा और वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाई जाएंगी। अब कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स देखते हैं बिटवीन बोथ दिस कंट्रीज, इंडिया एंड यूए। जो यूएई है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। इन दोनों ही कंट्रीज ने कोलैबोरेट किया है, बहुत अच्छे से मैनेज किया है अपने रिलेशंस को, सप्लाईज प्रोवाइड किया है ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक, क्योंकि दोनों ही कंट्री ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कोऑपरेशन किया है इन फूड सिक्योरिटी एंड हेल्थ केयर, बायलैटरल ट्रेड में, एनर्जी रिलेशन में, एंड जो इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। स्टार्टअप्स, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, इन सब में भी दोनों का कॉपरेशन बहुत अच्छा है, एंड इंडिया ने दुबई एक्सपो 2020 में पार्टिसिपेट भी किया था। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। अब इनके रिलेशंस के बारे में देखते हैं। जो रिलेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली, ट्रेडिशनली क्लोज हैं, क्लोज फ्रेंडली टाइज हैं, एंड जो ट्रेड है, बाटर ट्रेड होता है बीच में क्लोथ एंड स्पाइसेस के। बाटर ट्रेड क्या होता है कि हम गुड के एक्सचेंज में गुड ले रहे हैं। सपोज अगर मैं आपको कोई स्पाइस दे रही हूँ तो इन टर्न आप मुझे पर्ल दे रहे हो, तो एक तरह से गुड के बेसिस पर ही यहाँ पर ट्रेड किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड यूएई। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं वो माइग्रेट भी दुबई करते हैं, वेस्ट एशिया कंट्री में करते हैं, क्योंकि वो एक तरह से हब है। केरला के जो मैक्सिमम 90% लोग हैं वो दुबई में ही आपको मिलेंगे। जो रिलेशन है वो फ्लरिश हो रहा है विद द क्रिएशन ऑफ फेडरेशन इन 1971, और इंडिया ने लार्जेस्ट माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप बनाया हुआ है यूएई में, जो कि यूएई का 38% रेजिडेंट्स को अकाउंट करता है। तो आप खुद देख सकते हो कि यूएई में 38% जो लोग हैं वो इंडिया के ही हैं। इस वजह से भी दोनों ही कंट्रीज़ एक दूसरी कंट्रीज़ में कंट्रीब्यूट करती है, जिस वजह से हमारे जो रिलेशन है वो स्ट्रेंथन भी होते हैं। ट्रेड रिलेशन की बात करते हैं। जो यूएई है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, एंड इंडिया का 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है यूएस के बाद। और जो इंडिया है वो यूएई का 2nd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है 2019 से। जो यूएई है ये 8th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में, और इंडिया के जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं जो यूएई में जाते हैं, दीज आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, स्टोन्स, मिनरल, प्रेशियस मेटल, जेम्स, ज्वेलरी, फूड आइटम जैसे कि शुगर, सीरियल्स, टी, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सी फूड, टेक्सटाइल्स, तो ये सब चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएई में। और यूएई क्या एक्सपोर्ट करता है इंडिया को? यूएई करता है क्रूड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, स्टोन्स, मिनरल्स, मेटल, जेम्स, केमिकल्स, वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स। तो एक तरह से यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। ट्रेड होगा तभी दोनों कंट्रीज फ्लरिश करेंगी। नेक्स्ट इज अबाउट इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बिल 2022। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बिल को प्रपोज किया है ताकि जो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होता है फर्टिलाइज़र का वो फिक्स किया जाए, एंड इसकी क्वालिटी पर भी कंट्रोल हो और इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर भी कंट्रोल रखा जाए। जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स है उन्होंने एक तरह से कमेंट्स मंगवाए हैं पब्लिक में, अभी इसको रिलीज़ किया है कि इस पर्टिकुलर जो बिल है इस पे सारे स्टेक होल्डर्स अपने कमेंट दे सकते हैं। कुछ सजेशंस हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं, कुछ प्रोविजंस डिलीट करने हैं, तो आप सभी यहाँ पर अपने सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हो। क्या प्रोविजंस है इस बिल के? बेसिकली ये बिल एम यही है कि इसमें एक इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने की बात की जा रही है, जिसका मेन एम होगा कि वो प्रमोट करे, डेवलपमेंट में योगदान करे, सस्टेनेबल यूज़ लेकर आए, किसका? बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स का। क्योंकि क्या होता है जो हमारे एनपीके है, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, एनपीके। तो बेसिकली जो एनपीके फर्टिलाइजर्स है हमारी जो कंट्री में, उसमें प्रॉब्लम यही है कि हमारी जो सॉइल है उसमें एनपीके की बहुत वेरिएटेड मात्रा है, वो बहुत गलत वे में हम डिस्ट्रीब्यूटेड है। जितना होनी चाहिए रेशो उससे या तो बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है, बेसिकली बहुत ज़्यादा ही है हमारी सॉइल में, जिसकी वजह से जो हमारी क्रॉप्स है वो भी ख़राब हो रही है। तो अगर हम बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे तो हमारी जो क्रॉप है वो बहुत अच्छी ग्रो करेगी, सस्टेनेबल भी होगी और हेल्दी भी होगी। तो इसीलिए बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें बायो फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ होगा, जहाँ पर आप जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उसका यूज़ करोगे, नैनो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करोगे, बायो स्टिमुलेट्स का यूज़ करोगे एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करोगे, ताकि आप आर्टिफिशियल या फिर केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करते हुए
ग्रीन एंड क्लीन जो सॉल्यूशंस है उसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी हेल्थ इफेक्ट होगी, क्योंकि क्रॉप्स में अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स जा रहे हैं तो वो कंज्यूम हम ही कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए ही नुकसान है। तो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है उसको भी सिंप्लीफाई करने की बात कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सिंप्लीफाई करना है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर पाएगी कि किस पर्टिकुलर प्राइस पे कौन सा पर्टिकुलर डीलर फर्टिलाइजर को सोल्ड करेगा, उसको इंपोर्ट करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, या फिर उसकी अपनी मार्केटिंग आइडेंटिटी भी बनाएगा। सेंटर के पास पावर होगी कि वो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट रेट्स को फिक्स कर सके, एंड जो डिफरेंट क्लासेस है कंज्यूमर्स के उनके बेसिस पर भी प्राइस डिसाइड कर सके। और ये भी कि कोई भी पर्सन मैन्युफैक्चर या फिर इंपोर्ट नहीं कर सकेगा किसी सेल के लिए, सेल और मार्केट, विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रोप्रिएट रजिस्ट्रेशन। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा, तब तक आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, सेल कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखते हैं स्टेट ऑफ इंडियन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब इंडियन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का क्या स्टेट है, क्या अभी तक सिचुएशन है। जो इंडिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं, जहाँ पर लो क्वालिटी एंड लो प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो क्रॉप है, जो लो फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके पास इतने इक्विपमेंट नहीं है कि वो अपनी क्रॉप को दे सकें, यूज़ कर सकें, ताकि उनकी क्रॉप में प्रोडक्शन बढ़ सके। इसलिए जो क्रॉप्स हैं वो रेन फेड है, दैट इज़ मानसून डिपेंडेंट है, बारिश जब अपने आप नेचुरली होगी तभी होगी, कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, इसलिए वो छोटी सी ही लैंड पे कल्टीवेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी भी डिक्रीज़ होती रहती है। और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स भी वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी की वजह से जो गवर्नमेंट है उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की बात किया है एंड इन्फॉर्म किया है जो फर्टिलाइजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा चीपर प्राइस में मिलेंगे, अफोर्डेबल प्राइस पे दिया जाएंगे, ताकि प्रोडक्टिविटी का इम्प्रूवमेंट हो सके। फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है 2014 से, एंड इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है फर्टिलाइज़र का वर्ल्ड वाइड, जहाँ पर डोमेस्टिक सेल्स है वो कंटिन्यू ग्रो कर रही है। तो बेसिकली इंडिया बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज अबाउट सेक्रेटरीट फॉर 2023 G20 समिट। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो G20 दैट इज़ 2023 में इंडिया इसका होस्ट बनेगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ पर इंडिया को चांस मिला है, एम्पावरमेंट दिया गया है कि इंडिया इसको होस्ट करेगा। तो G20 सेक्रेटरीट होता क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इम्प्लीमेंटिंग देखता है पॉलिसी डिसीजंस का, अरेंजमेंट्स का, जो भी नई प्रेसिडेंसी है उसकी फोर्थ कमिंग जो प्लानिंग है वो सब इसमें देखता है, ताकि इंटरनेशनल कॉपरेशन हो सके। जो सब्सटेंटिव नॉलेज कंटेंट है, मेडिकल, मीडिया है, टेक्निकल है, सिक्योरिटी है, लॉजिस्टिक एस्पेक्ट है, ये सब भी मैनेज करता है, हैंडल करता है। यानी कैसे मैन होगा, कौन उसमें काम करता है? इसमें जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होंगे उसके ऑफिसर्स होंगे, स्टाफ होगा, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड जो दूसरे लाइन मिनिस्टर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। और इंडिया का सेक्रेटरी 2023 से 2024 फरवरी तक फंक्शनल रहेगा। So this is the time period for which G20 secretariat will be functional for India. अब कौन गाइड करेगा सेक्रेटरीट को? ये गाइड करेगा कि एपेक्स कमेटी, जो भी प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे, एंड इसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, एंड G20 शेरपा होंगे, दैट इज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। एंड ये गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि कैसे इंडिया को होस्ट करना है, कैसे इंडिया को काम करना है, कैसे प्लान करना है, कौन कौन सी पॉलिसी डिसीजन आने चाहिए, तो ये सब पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी भी होगी जो कि G20 प्रिपरेशन पर ध्यान देगी एंड अपनी रिपोर्ट भी अपेक्स कमेटी को बाद में सबमिट करेगी। अब इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी देखते हैं। इंडिया होल्ड करेगा G20 प्रेसिडेंसी December 1, 2022 टू November 30, 2023, एंड ये एंड होगा जब G20 सबमिट होगा इंडिया में 2023 में। सो दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी। अब G20 के बारे में भी देखेंगे। जो G20 कम्युनिक है वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिकवरी पे बात करेगा, क्योंकि जो अभी मीटिंग हुई थी G20 सेकंड फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज़ के बीच में, उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटेजी पर बात की है कि कैसे हमें लॉन्ग टर्म में अपनी इकोनॉमी को रिकवर करना है, उसका प्रिवेंशन करना है, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, ताकि फ्यूचर पेंडेमिक्स से रिलेटेड हम पहले ही प्रिपेयर हो जाएँ। क्योंकि कोविड है, कोविड के बाद इतनी ज़्यादा म्यूटेशंस हो रही हैं, तो हमें नहीं पता कि फ्यूचर में कौन से और ज़्यादा पेंडेमिक आ सकते हैं, क्या सिचुएशन हो सकती है। सो इट इज़ बेटर फॉर अस कि हम पहले से ही प्रिपेयर रहें।
जो 2 डे FCBD मीटिंग है वो पहली सीरीज मार्क करती है फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग्स इन फाइनेंस ट्रैक ऑफ इंडोनेशियाज G20 प्रेसिडेंसी, जिसका थीम है रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर। और जो मीटिंग है ये February 17, 18, 2022 को हेल्ड होनी है, दैट इज़ आज और कल में मीटिंग चल रही है। तो G20 के बारे में देखते हैं। G20 इंटरनेशनल गवर्नमेंट फोरम है जिसमें 19 कंट्रीज़ हैं एंड यूरोपियन यूनियन भी है। ये मेजर इश्यूज़ को एड्रेस करता है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाना है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम करना है। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग नेशंस भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड हैं, जो कि वर्ल्ड का 90% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं, 70 से 80% इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रीब्यूट करते हैं। वर्ल्ड का आधे से ज़्यादा एरिया इन्हीं के पास है इन कंट्रीज़ के बाद, एंड ये 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एंड मेजर इश्यूज़ के साथ डील करती है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। अब ये फाउंड कब किया गया था? ये फाउंड हुई थी 1999 में एंड 2008 दैट इज़ 2008 के बाद से ये हर साल किया जाता है। इसकी समिट्स हर साल ऑर्गेनाइज होती है, जहाँ पर जो गवर्नमेंट्स हैं उनके हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं एंड जो मेंबर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं वो भी इसी के पार्ट होते हैं। जो यूरोपियन यूनियन है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट होता है यूरोपियन कमीशन रिप्रेजेंट करता है, या फिर यूरोपियन सेंट्रल बैंक उसको रिप्रेजेंट करता है। G20 ट्रायोका, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है दिसंबर में कि G20 ट्रायोका एक तरह से इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया का जो 3 कंट्रीज़ का एसोसिएशंस को हम ट्रायोका बोल रहे हैं। इसको हम G20 ट्रायोका बोल रहे हैं। अभी ही बनाया गया है ताकि इन कंट्रीज़ में कॉपरेशन बिल्ड हो सके। ऑलराइट, सो दिस इज़ वॉट G20। G20 बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एंड हाईली चांस है, क्योंकि इंडिया इसका होस्ट बनेगा तो UPSC इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछेगा ही। तो आप इसके बारे में देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, एंड कोई डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज राइट टू अस at info@officerbita.com। तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करके बता सकते हो। देन वी विल बी वेटिंग एंड अप्रिशिएटिंग योर कमेंट्स। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।